के निवासी आदतन झूठे होते हैं। तो एपोरिया का एक उदाहरण ये माना जाता है कि एक क्रेटन ने कहा कि सभी क्रेटन झूठे होते हैं। इसमें एपोरिया है, क्योंकि अगर ये वक्तव्य सच है तो फिर सभी क्रेटन झूठे नहीं होते। क्योंकि क्रेटन कह रहा है कि सभी क्रेटन झूठे होते हैं। ये वक्तव्य अगर सच है तो कम से कम एक क्रेटन सच बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर ये तय करना मुश्किल है कि क्रेटन झूठे होते हैं या सच्चे होते हैं। यानी इस वक्तव्य का अर्थ समझना मुश्किल है। एक तरह का शून्य उत्पन्न हो गया। तो हेबरमास ने कंसीड किया कि कुछ एपोरिया कल्चरल मॉडर्निटी ने उत्पन्न किए हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में फूको को याद किया। ये कारण इसका यह है कि एनलाइटनमेंट की मॉडर्निटी ने विवेक पर, रैशनैलिटी पर बहुत ज्यादा बल दिया है, जिसके कारण फेथ, इमोशन, इसका स्पेस कम हो गया है और इसकी बहुत सारी पैथोलॉजीज उत्पन्न हो गई है। जब आप फेथ को बिल्कुल ही डिसमिस कर देते हैं, लोगों के धार्मिक या किसी भी प्रकार के रीति रिवाज पर जरा भी सहानुभूति दिखाई देना उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, तो ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है। हमारे अपने देश में भी हुआ है, हम भी जानते हैं, आपके कैंपस में भी हुआ है, आप सब घटनाएं याद कर सकते हैं। तो कहा हेबरमास ने कि कोई बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम रैशनलिज्म मात्र को तिलांजलि दें। उन्होंने कहा फूको बात सही कहते हैं, लेकिन उसके बाद तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि थ्रोइंग अवे बेबी विद बाथ वाटर। नहाने के बाद पानी फेंका गंदा, उसमें साथ में टब में बच्चे को भी फेंक दिया। तो बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फूको कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं। आप ध्यान दें कि अभी तक जो बात मैंने की आधुनिकता के बारे में की, और मुख्य रूप से आधुनिकता के बारे में जो चिंताएं हैं या जो उस पर आलोचनाएं हैं, उसके पक्ष में कई गई बातें हैं, उनका बहुत एक चयनित और संक्षिप्त परिचय दिया। और आपने देखा कि इसमें जो 2-3 संदर्भ आए, चाहे नामों के चाहे घटनाओं के, तो सबके सब यूरोपीय। तो पूरी बहस अगर आप आधुनिकता की पढ़ें, हेबरमास की वो स्पीच और उस पर लोगों की टिप्पणियां प्रकाशित हो चुकी हैं, और भी लोगों ने काम किए हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि यूरोप के बाहर भी कोई दुनिया है। और वहां भी जिस समय यूरोप में आधुनिकता विकसित हो रही थी, बाहर की दुनिया में भी कुछ हो रहा था, आपको लगेगा ही। ये केवल इस प्रसंग में नहीं है। अभी पिछले दिनों में सैंडल की एक किताब पढ़ रहा था, माइकल सैंडल, जस्टिस, बहुत बढ़िया किताब, बहुत सरल ढंग से वो जस्टिस की जो समस्याएं हैं और वो सब। उसमें एरिस्टोटल पढ़ते समय मुझे बार बार लग रहा था कि एरिस्टोटल की जस्टिस संबंधी धारणा है। चूंकि मैं इन दोनों महाभारत पर काम कर रहा हूँ, तो एक ताजा संदर्भ दिमाग में मेरे रहता है। मुझे लगा कि एरिस्टोटल की जस्टिस संबंधी जो धारणाएं हैं कि जस्टिस बेसिकली लिविंग बाय वर्च्यू, और ये गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो लोगों को वर्च्यू में ट्रेनिंग। मुझे लग रहा था कि ये कितना रिमार्केबली सिमिलर है उस राजधर्म से जिसका उपदेश भीष्म युधिष्ठिर को थे। बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो भीष्म द्वारा राजधर्म की, जस्टिस की जो परिकल्पना प्रस्तुत की जा रही है युधिष्ठिर को दिए गए उपदेश में महाभारत के शांति पर्व में, वो अरिस्टोटल के जस्टिस से भी कहीं अधिक समृद्ध और सूक्ष्म। सैंडल उसका कोई उल्लेख नहीं करते, इसलिए स्वाभाविक रूप से उल्लेख नहीं करते कि उन्होंने महाभारत का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन एक एपिक के रूप में, एक टेक्स्ट ऑन जस्टिस के रूप में महाभारत को पढ़ा जा सकता है, ये कल्पना ही उनके दिमाग में। अगर कल्पना आएगी भी तो किस तरह आएगी? एक बड़े कृपा पूर्वक, अब तो बंद हो गई ये हरकत, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक यूरोपियन लोग बड़े कृपा पूर्वक कहा करते थे कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कौटिल्य इज मैकियावेली ना, हाँ, कौटिल्य इज मैकियावेली ऑफ इंडिया। अभी हरकत सौभाग्य से बंद हो गई है, क्योंकि कहाँ मैकियावेली, कहाँ कौटिल्य। कौटिल्य की बेचारे की बदकिस्मती है कि वो हर तरह के दंड फंद के लिए प्रतीक बन गया है आजकल के उसमें। तो कोई भी दंडी फंदी हो तो अपने आप को चाणक्य कहने लगता है। चाणक्य अच्छा ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर, आप उसकी फिलोसफी से सहमत हो,
लेकिन वो केवल यही नहीं सिखा रहा था कि कैसे किसी ना किसी तरह सत्ता से चिपका रहा है। तो ये बहुत रोचक है। आप कोई भी डिस्कोर्स उठा लीजिए, मैं इस पर एक बात कभी कभी कहा करता हूँ, और चूंकि मैं कई बार यूरोपीय एकेडमिक्स के संपर्क में रहा हूँ, अभी भी हूँ, लगातार आता जाता रहता हूँ। अब लोग धीरे धीरे चेतन हो रहे हैं, लेकिन अब वो असुविधा महसूस हो रही है लोगों को। एक डिवीजन जैसा है, गैर यूरोपीय लोगों का काम परफॉर्म करना, वो कला कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, अधिक से अधिक साहित्य कर सकते हैं। जहां तक चिंतन का काम है वो केवल यूरोपीय कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अलग से अगर हिंदुस्तान के बारे में बात करनी हो तो करेंगे, वरना आप खुद सोचिए कि आप जस्टिस की बात करें और आपको महाभारत के बारे में सोचने की जरूरत ना महसूस, आपको कन्फ्यूशियस के बारे में सोचने की जरूरत ना महसूस, आप मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी पर आधारित स्टेट को आदर्श बताएं और आपको चाइना का सिस्टम न याद। इसलिए इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आधुनिकता पर जिस चर्चा का भी हमने थोड़ा सा साल संक्षेप पेश किया, वो चर्चा सारी की सारी यूरोप में और आधुनिकता के मेरा ये प्रस्ताव है बना दी, और इसलिए मैं चाहता था कि इस पर बात हो। आधुनिकता के अधूरेपन की एक मूलभूत समस्या उसकी जन्म कुंडली में व्याप्त यूरोप केंद्रिकता है। जब तक आधुनिकता सचेत रूप से यूरोप केंद्रिकता से अपने आप को मुक्त नहीं करेगी, हैबरमास साहब से मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं है, कभी हुई तो उनसे निवेदन करूंगा कि जब तक आधुनिकता अपने आप को यूरोप केंद्रिकता से मुक्त नहीं करेगी, प्रोफेसर हैबरमास, आधुनिकता का प्रोजेक्ट अनफिनिश्ड ही है। अब बहुत संक्षेप में 2001 में कैमरून के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेमेम्बे ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी ऑन द पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर संभव हो, हमारे यहाँ पूरा अनुवाद का डिपार्टमेंट है, अगर संभव हो तो उसके अनुवाद का प्रोजेक्ट आप लोगों को हाथ में लेना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से छपी है। मेमेम्बे ने उसमें बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक चीज मुझे लगातार याद आती है और मैंने अपनी पुस्तक का कहानी में उसको उद्धृत भी किया है। उन्होंने कहा कि यूरोप में, जो बात मैं भी कह रहा था, कि यूरोप में चिंतन की कोई भी परंपरा हो, चाहे वो हीगेल और मार्क्स से प्रेरित लोग हों, चाहे वो हाइडेगर से प्रेरित लोग हों, चाहे वो नीत्शे से प्रेरित लोग हों, एक बात पर सबके बीच में बहुत मजेदार आम राय है, और वो आम राय ये है कि तर्क वितर्क और विमर्श के द्वारा इन्हीं चीजों का फैसला करना ये यूरोप की अपनी ईजाद है। यूरोप के बाहर भावनाओं का ही प्राधान्य लगातार बना है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है यूरोपीय चिंतन परंपरा कि यूरोप के बाहर भी रैशनल डिस्कोर्स की कोई परंपरा थी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2005 में सुदीप्त कविराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध लिखा था, रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, शीर्षक पर ध्यान दीजिए, रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। आधुनिकता की एक संशोधनवादी समझ है, आधुनिकता का एक संशोधनवादी सिद्धांत। और उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आधुनिकता की कोई भी थ्योरी जो विभिन्न प्रकार के अंतर हैं उनको कैसे एड्रेस करती है। यानी यूरोप के बाहर अगर कुछ है तो उसको आप कैसे एड्रेस करते। जो खाका मैंने आपके सामने पेश किया, मैंने आपको बताया और आप स्वयं देख ही सकते हैं, उसमें सारी बहस में हैबरमास और डेनियल बेल के बीच बहस हो या फूको और दूसरे लोगों के बीच बहस हो, यूरोप के बाहर का कोई संदर्भ है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि चिंतन तो केवल यूरोप में हो रहा है। और भारत में आधुनिकता, या भारत या चीन, दुनिया के किसी भी समाज में आधुनिकता केवल यूरोप के संपर्क में आने के बाद ही संभव है। और इसीलिए कुछ लोग अभी तक मानते हैं कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की एक प्रोग्रेसिव भूमिका है, क्योंकि भारत जैसे इतिहास के बाहर पड़े समाजों को ये इतिहास में खींच लाया आ गया। सौभाग्य से पिछले 50-60 साल में इस धारणा को
बहुत पुष्ट प्रमाणों के साथ चुनौती दी गई। और आज संजय सुब्रमण्यम का ये वाक्य मुझे परम प्रिय वाक्यों में से एक है। उस वाक्य में निहित मान्यता का खंडन करना किसी तर्क संगत व्यक्ति के लिए संभव है। संजय सुब्रमण्यम ने लिखा है कि मॉडर्निटी कोई वायरस नहीं है कि किसी एक जगह पैदा हुआ बाकी जगह फैल गया। उन्होंने लिखा है कि मॉडर्निटी एक ग्लोबल फिनोमिनन है, एक वैश्विक परिघटना है। लगभग सारी दुनिया में 16वीं 17वीं सदी में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जो अंततः मॉडर्निटी की तरफ आपको ले जाते हैं। और इसका संबंध व्यापार के लिए हो रही नए नए रास्तों की खोजों से, पुराने साम्राज्यों के विघटन, नए साम्राज्यों के निर्माण और व्यापार के विस्तार आदि से जुड़ा। अगर मॉडर्निटी एक ग्लोबल फिनोमिनन है तो उससे फिर दो बातें निकलती हैं। एक तो ये कि क्या हर समाज की अपनी अपनी अलग अलग मॉडर्निटी है, या ये हर समाज में यूरोप की मॉडर्निटी की फोटोकॉपी हम खोज निकालें। अब हम इस सवाल पर आते हैं फिर से एक बार कि मॉडर्निटी के अनिवार्य रूप से व्यवच्छेदक लक्षण, डिटरमाइनिंग फीचर्स के रूप में आप किन चीजों को पहचान सकते हैं। भारत में एक लंबे अरसे तक एक मजेदार डिबेट चलती रही है, सौभाग्य से अब वो डिबेट लगभग बंद है, कि साहब औद्योगिकरण नहीं था तो मॉडर्निटी कहां से। और रामविलास वर्मा जैसे लोगों के तर्कों का खंडन, रामविलास जी ने बहुत विस्तार से इस पर तर्क दिए हैं और इस बात का श्रेय रामविलास जी को जाता है कि उन्होंने 1960 में भाषा और समाज नामक पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थापना की कि सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक रूपों के परिवर्तन में केवल उत्पादन प्रणाली में आने वाले अंतरों का नहीं बल्कि विनिमय में आने वाले अंतरों का भी प्रभाव पड़ता है। केवल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन नहीं बल्कि रिलेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सरल शब्दों में केवल उद्योग का निर्माण ही नहीं बल्कि व्यापार का विस्तार भी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। इस बात की बहुत दिनों तक खिल्ली उड़ाई गई और डिसमिस किया गया। इसको एक संतोष जैसा महसूस होता है। 2022 में जयरस बानाजी, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, हम जैसी हमारी पीढ़ी के लोग तो गर्व से कहते हैं, आगे के लोग भगवान जाने जैसे भी करें, हमारी पीढ़ी के लोग तो गर्व से कहते हैं कि वो भी जेएनयू के विद्यार्थी और हमारे समकालीन। जयरस बानाजी ने बहुत महत्वपूर्ण, उनकी विशेषज्ञता असल में यूरोपियन और मध्य एशियाई इतिहास में है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है 2022 में, और मैं फिर से वंदना जी कहूँगा कि एक वो पुस्तक है जिसके अनुवाद के बारे में सोचा जाना चाहिए। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म, 2022 की पुस्तक। मैंने अपनी पुस्तक कबीर ग्रंथावली की जो परिमार्जित संस्करण में उसमें जिक्र किया है, और जिक्र इसलिए किया है उसका भी एक मजेदारी है। मेरी बात होती रहती है जयरस बानाजी से। जयरस बानाजी प्रसंगवश एक तो जिसको कहते हैं कि अद्भुत स्मृति और अद्भुत वाग्मिता, क्योंकि ट्रॉट्स्काइट राजनीति करते थे तो घंटों अथक बोलने की प्रैक्टिस थी उनकी, अभी भी है। और बहुत ही प्रिजर्व किस्म के व्यक्ति, उनके मित्र भी उन्हें फोन करने के पहले मैसेज करके समय तय करते। और जयरस बानाजी किसी का फोन नहीं, आप उन्हें मैसेज कीजिए, वो बताएंगे इतने बजे फोन करना तो बात करूँगा। तो मैं अपना कुछ काम कर रहा था और मैंने ऐसे ही उनको कुछ पूछने के लिए एक बार हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने बताया कि मैं कबीर ग्रंथावली का एक तैयार कर रहा हूँ एडिशन। तो कि मैं आजकल थोड़ा उधर देख रहा हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कबीर सीम्स टू बी अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट। मैंने वो रिलेवेंट पद निकाल के देखा जिसका संकेत उन्होंने किया था। और ये ध्यान देने की बात है, बानाजी ने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि धन और पूंजी का जो अंतर है, धन एक चीज है, पूंजी दूसरी चीज है। पूंजी वो धन है जिसका अतिरिक्त और अधिक धन का निर्माण करने में उपयोग किया जाता है।
तो धन और पूंजी का जो अंतर है वो बानाजी को किसी ने संदर्भ बताया होगा, बानाजी उस तरह एक्सपर्ट नहीं है अर्ली मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के, लेकिन खैर ये विषयांतर हुआ। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल कैपिटलिज्म में बानाजी ने ये सोच संकेत की, इस बात को उन्होंने रेखांकित किया है कि कॉमर्शियल कैपिटलिज्म व्यापारिक पूंजीवाद की जिस भूमिका की लगातार उपेक्षा होती रही है, अब नहीं होनी चाहिए। सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में, सामाजिक परिवर्तन में इसकी भी अपनी बड़ी खास भूमिका है। यही बात रामविलास जी 1960 में उस पुस्तक में रेखांकित कर रहे थे कि व्यापारिक पूंजीवाद से भी सामाजिक परिवर्तन दूर तक संभव है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम यूरोप के संदर्भ में आधुनिकता की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यूरोप में हम जैसे आरंभिक आधुनिकता कहते हैं, उसका काल रेनेसांस के तुरंत बाद यानी 16वीं 17वीं सदी में माना जाता है। यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में, उसके बाद अन्य देशों में औद्योगिकरण 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में शुरू हुआ। यानी यूरोप में आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि पहले व्यापार के विस्तार के कारण या अन्य कारणों से एटीट्यूड्स में परिवर्तन आते हैं, जिसे आप आरंभिक आधुनिकता कहते हैं, अर्ली मॉडर्निटी कहते हैं। उसके बाद औद्योगिकरण होता है और औद्योगिकरण के बाद फुल ब्लोन मॉडर्निटी या इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी या कैपिटलिस्टिक मॉडर्निटी। भारतीय इतिहास में आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, उसके बाद आधुनिकता की बात। अगर ये पद्धति आप लागू करें तो यूरोप में भी आधुनिकता की बात 19वीं सदी के पहले नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आप तो कर। आधुनिकता के जो दार्शनिक प्रस्थान बिंदु हैं सबके सब, एनलाइटनमेंट, प्रबोधन तो 18वीं सदी की परिघटना है। कांट आदि जो दार्शनिक है, प्रबोधन के दार्शनिक भी जाने जाते हैं, तो सब 18वीं सदी के दार्शनिक, 19वीं सदी के दार्शनिक। तो भारत में या चीन में पहले औद्योगिकरण हो जाए तब आधुनिकता होगी, यूरोप में आधुनिकता के बाद औद्योगिकरण संभव है। इस उलटवासी से भी निकलने की चाहिए। और अगर इस तरह हम देखें, अब आइए इस बात पर, बहुत सही बात फूको की बात को स्वीकार किया है बर्मास ने कि कहीं जाने अनजाने यूरोपियन एनलाइटनमेंट में इमोशन और फेथ को पूरी तरह नकारा तो नहीं किया, लेकिन बहुत उचित महत्व नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। और उसका समाधान करने के लिए रिलीजियस स्पिरिट की बात डैनियल बेल कर रहे थे अपने ढंग से। वो राइट विंगर माने जाते हैं, फूको लेफ्ट विंगर माने जाते हैं, लेकिन फूको फेथ की उपेक्षा का समाधान करने के लिए आपको पता है कि ईरान की इस्लामिक क्रांति का समर्थन करने की हद तक चली गई। तो ये आधुनिकता की जो कुछ विडंबनाएं या एपोरिया जिनको कह दीजिए, उसके कुछ विचित्र नतीजे। प्रोफेसर मुखिया का पर्चा है एक, अभी 2020 में छपा है, हमारा जो जेएनयू का हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जर्नल है उसी में छपा है। अबुल फजल के चिंतन को एक्सप्लोर उन्होंने किया है और उनकी स्थापना यह है कि अबुल फजल डिनोमिनेशनल रिलीजियसिटी के आगे एक तरह की रिलीजियसिटी की कल्पना कर रहे हैं। यानी विभिन्न नामों से जो धर्म पहचाने जाते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाइयत, इसके परे एक धार्मिकता की कल्पना अबुल फजल कर रहे हैं। मैं इसे धर्मेतर अध्यात्म कहता हूँ। इसका पूरा एक निबंध संकलन मेरा छप चुका है, निज धर्म विचार, स्पिरिचुअलिटी बियॉन्ड और स्पिरिचुअलिटी विदाउट रिलीजन है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, हरवंश मुखिया की यह स्थापना है और बिल्कुल तर्कसंगत स्थापना है कि अबुल फजल की ये जो खोज थी एक रैशनैलिटी की जिसमें फेथ की उपेक्षा ना हो। पेपर का शीर्षक ही है फेथ एंड रैशनैलिटी। ऐसी रैशनैलिटी की खोज जिसमें फेथ की उपेक्षा ना हो, प्रोफेसर मुखिया दिखाते हैं कि अबुल फजल के महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोतों में से एक प्रेरणा स्रोत है कवि।
आप देखें इस बात को। और इसीलिए जब